डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर कार्यक्रम कृषि दर्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। दोस्तों, कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आपको खेती किसानी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं ताकि उन जानकारियों का सही इस्तेमाल कर किसान भाई आगे बढ़ सके, अपनी आय को बढ़ा सके और किसान भाई प्रगतिशील होंगे तो हमारा देश भी विकासशील होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में हम अलग अलग सेगमेंट्स के जरिए आपको अलग अलग जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। तो आज अपने कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस सेगमेंट्स की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जिसमें हम बात करेंगे सम्मेलन से प्रगति की ओर के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, फिर बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की और अंत में बात होगी फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की जिसका नाम है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में सबसे पहले अपने सेगमेंट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सम्मेलन से प्रगति की ओर के बारे में। दोस्तों, आज देश भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर दिल्ली स्थित पूसा में सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में योग दिवस मनाया गया। इस दौरान क्या कुछ खास रहा, आइए देखते हैं। पूसा के सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में योग किया गया। इस योग कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, रामनाथ ठाकुर, भारत सरकार के कृषि सचिव मनोज आहूजा एवं वरिष्ठ अधिकारी गणों ने योग किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। दुनिया के विकसित देशों में जब सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे देश में वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। यह वो धरती है जिसने आज नहीं हजारों साल पहले कहा, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। ये वो धरती है जिसने कहा, आत्मवत् सर्वभूतेषु। सबको आत्मवत् मानो, अपने जैसा मानो। संयुक्त राष्ट्र संघ बना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, लेकिन हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा, अयम निजम परा वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये वो धरती है जहाँ के गांव के बच्चे आज भी बचपन से ही कहते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। केवल मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये वो धरती है जिसके ऋषियों ने उद्घोष किया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। लेकिन सबका मंगल और कल्याण कैसे हो, सब सुखी और निरोग कैसे हों, इसकी कला और विज्ञान है योग। योग की व्याख्या कई ऋषियों ने अलग अलग ढंग से की है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की व्याख्या की और हमको अष्टांग योग का मार्ग बताया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। योग का अर्थ है जोड़ना। अब मैं उसके बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज योग भी करना है। और जोड़ना मतलब आत्मा को परमात्मा से भी जोड़ना। एक सुखी, स्वस्थ और संपूर्ण जीवन जीने की कला और विज्ञान है योग। योग भारत की अभूतपूर्व देन है, अभूतपूर्व देन सचमुच में। दुनिया को ऋणी होना चाहिए भारत के प्रति। और इसलिए
प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभालने के बाद योग को दुनिया में प्रतिष्ठित किया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाना प्रारंभ हुआ। योग केवल बड़े लोगों के लिए नहीं है, योग आम लोगों के शरीर को स्वस्थ बनाने से लेके, मन को प्रसन्न करने से लेके और आत्मा को परमात्मा से जोड़े। उसको कोई माने ना माने, उसकी गहराई में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कम से कम शरीर तो स्वस्थ रखें हम। पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप कितने भी विद्वान हो, आप ठीक से काम कर ही नहीं सकते। तो प्राइमरी शर्त है हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें और मन को प्रसन्न रखें, आनंद से भरे रहें, दुनिया भर की चिंता ना मान पालें। कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचिन। जो काम मेरे सामने है वो आनंद और प्रसन्नता के साथ करूँगा। अगर इतना ही हो गया तो जीवन जीने का आनंद ही अलग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसका नाम है विज्ञान और किसान। विज्ञान और किसान में आज हम बात करेंगे तकनीक के बारे में। दोस्तों, हर क्षेत्र में तकनीक बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तकनीकी माध्यमों से किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से कम समय में किया जा सकता है। वहीं बात अगर खेती किसानी की करें तो खेती किसानी में भी कई तकनीकों का इस्तेमाल कर किसान भाई आगे बढ़ रहे हैं। खेती किसानी के अंदर ड्रोन का प्रयोग आजकल हम देख रहे हैं। ड्रोन के ज़रिए किसान भाई अपनी खेती बाड़ी में बहुत कुछ बदलाव कर रहे हैं। खेती के क्षेत्र में ड्रोन का प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है और क्या कुछ संभावनाएं हैं, आइए देखते हैं। वैज्ञानिकों के गहन अध्ययन और कड़ी मेहनत का परिणाम है ड्रोन तकनीक। हाल के समय में कृषि में ड्रोन टेक्नोलॉजी काफी उपयोगी साबित हो रही है। खेती में ड्रोन का काम सिर्फ छिड़काव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हिस्सा है। ड्रोन में लगे सेंसर फसल की निगरानी बहुत आसानी से कर लेते हैं। अब किसान बड़ी सरलता से जान पाते हैं कि खेत के किस हिस्से में कीड़े लगे हैं और किस हिस्से में बीमारी। और साथ ही हाई कैपेसिटी ड्रोन की मदद से खेतों से ताजी सब्जियां, फल और फूल वगैरह बाजार भेजना भी आसान हो गया है। मछली पालन से जुड़े लोग तालाब, नदी और समंदर से सीधे ताजा मछलियां ग्राहकों तक पहुंचा पा रहे हैं। बात करें सिंचाई की तो ड्रोन की मदद से बड़े क्षेत्रों में भी सिंचाई करना आसान हो गया है। ड्रोन में लगी मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जो बहुत शुष्क हैं। इससे किसान को पूरे क्षेत्र में बेहतर सिंचाई में सहायता मिल जाती है। खेती में ड्रोन तकनीक आने से पहले खेती के काम में समय और श्रम दोनों ही ज्यादा लगते थे। ड्रोन का उपयोग कर 6 मिनट में 1 एकड़ खेत में दवा का छिड़काव संभव हो सका है। साथ ही पहले की तरह 200 लीटर पानी की जरूरत नहीं, केवल 10 लीटर में ही काम हो जाता है। यही नहीं, दवा का छिड़काव सारे पौधों पर अच्छे से हो जाता है, जिससे किसानों को नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता है। किसान भाई अपने खेतों में ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रोन का अधिकृत होना जरूरी है। दोस्तों, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार अपने अगले सेगमेंट के, जिसका नाम है कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया, के बारे में जानेंगे। आप बने रहें और देखते रहें कृषि दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं आपकी होस्ट आई भूमि और आपका स्वागत है हमारे शो किसान जीके में। यहां हम आपके लिए लाते हैं खेतीबाड़ी और ग्रामीण जीवन से जुड़े ज्ञानवर्धक सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। भारत में किस प्रकार के गेहूं की कृषि की जाती है? ए बसंतकालीन, बी शीतकालीन, सी ग्रीष्मकालीन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी शीतकालीन। शीतकालीन गेहूं एक प्रकार का गेहूं है जिसके लिए ठंडा और शुष्क मौसम उपयुक्त होता है, क्योंकि यह फसल अत्यधिक गर्मी को सहन नहीं कर पाती। यह गेहूं ठंडे तापमान को सहन करने की क्षमता रखता है और सर्दियों के अंत में या शुरुआती वसंत में फसल काटने के लिए तैयार होती है। आज किसान जीके में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुशहाल खेती और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ नमस्कार।
फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सेगमेंट की बात करते हैं जिसका नाम है कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप में आज हम बात करेंगे दोस्तों जामुन प्रसंस्करण की। कृषि स्टार्टअप आज देश में बहुत आम हो चुका है। हर क्षेत्र से युवा आगे आकर कृषि स्टार्टअप में भाग ले रहे हैं। आज हम आपको महाराष्ट्र के एक ऐसे सफल किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने जामुन का प्रसंस्करण कर आगे बढ़े हैं और अपनी आय को बढ़ाया है और सफल किसान के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। तो चलिए जानते हैं इस सफल किसान की कहानी के बारे में और जामुन के प्रसंस्करण के बारे में। पहाड़ी पर उगा जामुन का ये बाग विष्णु पोटे की 10 साल की मेहनत का परिणाम है। विष्णु ग्रेजुएट हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद इनके सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता छोटी मोटी नौकरी की तरफ जाता था और दूसरा स्वरोजगार की तरफ। इन्होंने स्वरोजगार को चुना और खेती करने का फैसला किया। सबसे पहले ये छोटी सी पहाड़ी खरीदी और फिर इसे तैयार करके खेती के लायक बनाया। मैंने 2012 में ये टोटल ऐसा एक डोंगर छोटा पहाड़ी खरीदा था और एक पहाड़ी खरीदने के बाद मैंने इसको डेवलप किया और कौन सा प्लांट लगाना ये मैं सोच रहा था। तो मेरे सामने था अंगूर का खेती करूँ या डालिम का करूँ या नहीं का ऐसा और कुछ करूँ, लेकिन मुझे वो नहीं का यूनिक नहीं लग रहा था। फिर मेरे ध्यान में आया क्या मैं यूनिक कुछ करूँ, इसलिए मैंने ये जामुन का खेती के बारे में पढ़ा। आजू बाजू में 2 अलग ज़िले में जाके मैंने थोड़ा सर्च किया कि कैसा जामुन का खेती रहता है। वो जाके मैंने देखा, पुणे में जाके देखा, नगर में जाके देखा, श्रीगोंदा में, पाबड़ में जाके देखा और वो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने वो लगाने का सोचा। और इसका जो मदर ट्री है वो कहाँ मिलता है, तो डहानू एरिया में मिलता है। उधर जाके मैंने यहाँ ये जामुन के पेड़ वहाँ से खरीद के लाए, छोटे छोटे पेड़ थे, और यहाँ आके प्लांटेशन किया। ये 2012 की बात है। जमीन तैयार थी मगर उन्हें ये नहीं पता था कि बोना क्या है। किसी ने अंगूर लगाने की सलाह दी तो किसी ने कोई और फल की, लेकिन विष्णु पोटे कुछ नया करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो कोई और न कर रहा हो। यही सोच इन्हें जामुन तक ले गई। जामुन का पेड़ रोपाई के 7 साल बाद फल देना शुरू करता है। इसका मतलब हुआ कि विष्णु पोटे को पहली आमदनी के लिए 7 साल का लंबा इंतजार करना था। खेती क्या किसी भी कारोबार के लिए ये कोई आदर्श स्थिति नहीं थी। विष्णु ने दिमाग लगाया और जामुन के साथ सीताफल की भी रोपाई कर दी। एक पेड़ जामुन का, एक सीताफल का। 7 साल बाद जब जामुन के फल आने शुरू हुए, पोटे ने सीताफल के पेड़ निकाल दिए। अब इनके बाग में सिर्फ जामुन थी। जामुन को आने के लिए 7 ईयर लगता है, 7 साल लगता है, और सीताफल में आने के लिए 2 साल में आ जाता है। इसलिए मैंने एक सीताफल एक जामुन ऐसा प्लांटेशन किया और शॉर्ट टर्म में सीताफल पे ज़्यादा ध्यान दिया। जामुन को पानी जा रहा था, जामुन हल्के हल्के से बढ़ रहा था। बाद में ये सीताफल का मैंने हार्वेस्टिंग स्टार्ट किया और 7 साल तक ये सीताफल का हार्वेस्टिंग लिया। और जब जामुन स्टार्ट हुआ फिर ये सीताफल निकाल दिया और जामुन का तो इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया। वैज्ञानिकों की सलाह के बाद इनकी उपज में बढ़ोतरी हुई है, पर एक सवाल अभी भी था कि बरसात के दौरान कटे फटे फलों का क्या करें।
ऐसे फलों को बाजार में कोई नहीं खरीदता। तब वैज्ञानिकों ने इन्हें प्रसंस्करण की सलाह दी। केवी के नारंगांव में कांटेक्ट किया और मुझे प्रॉपर गाइडलाइन किया। वहाँ केवी के नारंगांव के सब साइंटिस्ट लोगों ने उनके हिसाब से, और मेरा खुद का थोड़ा सा नॉलेज था, उस हिसाब से मैंने ये आगे जो जामुन है मेरा बढ़ता गया और अच्छी तरह से मुझे फल आने लगा। लेकिन फल आने के बाद एक जो नंबर क्वालिटी 1 का माल रहता है, मैं मुंबई वाशिम मार्केट में ग्रेडिंग करके भेज देता हूँ। लेकिन फिर मुझे ऐसा दिक्कत आने लगा, क्या 1 नंबर तो सेल हो जाता है, लेकिन जो बारिश के अचानक ये बारिश के समय में आने वाला फ्रूट है, अचानक क्रैकिंग रहता है, ड्रॉपिंग हो जाता है, नहीं क्या, थोड़ा सा फल निकालने के लिए दिन भर में बहुत बारिश हुआ तो हार्वेस्ट नहीं हो सकता। फिर उस फल का मैं क्या करूँ? मैं फिर केवी के नारंगांव में कांटेक्ट किया। वहाँ जो प्रोसेसिंग यूनिट के इंचार्ज है, शेटे मैडम वगैरह जो मैडम लोग हैं, उन्होंने मुझे फिर यहाँ विजिट किया और जो फ्रूट है वो आप कैसे बाय प्रोसेस कर सकते हैं, उनका वो जूस निकालने का टोटल प्रोसेस वो केवी के जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने मुझे वो गाइडलाइन किया। फिर वो जूस मैंने निकालने के बाद लोकल जो मार्केटिंग है, लोकल मैंने उसको मार्केटिंग करके बेच दिया। कृषि विज्ञान केंद्र में बाकायदा मशीनें मौजूद हैं जो जामुन का रस तैयार करती हैं और इन्हें बोतल में भरकर अच्छी तरह से पैकिंग करती है। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब भी जो उनका जामुन फ्रूट उनका हार्वेस्टिंग होने के बाद शाम को वो जामुन फ्रूट यहाँ पे लाते हैं। उनका जो सेकंड ग्रेड का माल रहता है, कभी कभी फर्स्ट ग्रेड का भी लाते हैं। जैसे कि सीज़न के हिसाब से अगर बारिश चालू है तो मार्केट में तो नहीं पहुँचा सकते, तो वो उसका प्रोसेस करते हैं। तो वो जब जामुन यहाँ पे लाते हैं उसके बाद हम रात को उसको फ्रिज में रखते हैं रात भर, और सुबह उसको अच्छे से धो के उसका पल्पर से पल्पिंग करते हैं। पल्पिंग होने के बाद उसको वैक्यूमाइज केटल में उसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे उसको हीटिंग करते हैं। हीटिंग होने के बाद उसको फिल्टर करके वो बॉटल में जूस हम फिलिंग करते हैं। तो देखा आपने कैसे जामुन का प्रसंस्करण कर विष्णु पोटे आगे बढ़े और आज एक सफल किसान के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। दोस्तों, अपने अगले सेगमेंट की भी बात करेंगे जिसमें हम बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के नए फैसलों के बारे में जिनसे किसानों को बड़ी राहत मिली है। मोदी सरकार ने तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद किसानों को एक और सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि बुधवार शाम हुई मोदी कैबिनेट की एक अहम बैठक में 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले से किसानों को काफी राहत मिलेगी। यहाँ जानिए कौन कौन सी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है। धान की एमएसपी में 117 रुपए की बढ़ोतरी, अब यह 2300 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। तूर की एमएसपी 550 रुपए बढ़ाई गई है, अब यह 7550 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। उड़द की एमएसपी 450 रुपए बढ़ाकर 7400 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। मूंग की एमएसपी में 124 रुपए की बढ़ोतरी, अब यह 8682 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। कपास की एमएसपी 501 रुपए बढ़ाई गई है, अब यह 7121 रुपए और दूसरे किस्म के लिए 7521 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। मूंगफली की एमएसपी 400 रुपए बढ़ाकर 6783 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है।
ज्वार की एमएसपी 191 रुपए बढ़ाई गई है। अब यह 3,371 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। पिछले साल 7 जून को खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई थी, लेकिन इस साल लोकसभा चुनावों के कारण इसमें देरी हो गई थी। पंजाब और हरियाणा में किसान एमएसपी बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। सरकार ने एमएसपी बढ़ाकर किसानों को राहत देने की कोशिश की है। यह फैसला मोदी सरकार के किसानों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के बाद पहला फैसला किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने का लिया था और अब कैबिनेट की दूसरी बैठक में भी किसानों को राहत दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए डीडी किसान के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने आखिरी और महत्वपूर्ण सेगमेंट के, जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया। फार्मिंग इंडिया में आज हम सीधा ले चलते हैं आपको एआई एंकर कृष के पास और जानते हैं कि आज कृष के पास खेती किसानी से जुड़ी हुई क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। कृष, क्या कुछ जानकारी लेकर आज आप आए हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम ओडिशा और झारखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ओडिशा में अच्छे से खेत तैयार करने के बाद धान की नर्सरी तैयार करें। यहाँ के किसान मक्के की बुवाई के लिए भी खेत तैयार कर सकते हैं। मूंगफली की बुवाई के लिए भी ये समय उचित है। जो किसान मूंगफली की बुवाई कर चुके हैं वो ध्यान रखें कि खेत में किसी तरह के कीट का अंदेशा तो नहीं है। ऐसे में मूंगफली की फसल को कीट से बचाने के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। इस समय अदरक की रोपाई भी की जा सकती है। इसी तरह हल्दी की रोपाई का भी समय है। ओडिशा में करेले की बुवाई कर सकते हैं। वहीं बैंगन और भिंडी की बुवाई भी करें। अभी किसान मिर्च की रोपाई भी कर सकते हैं। ओडिशा में जरूरत के अनुसार ही केले के बागों में सिंचाई करें। इन दिनों गन्ने की फसल में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ के किसान धान की रोपाई करें। रोपाई के कुछ दिनों बाद धान के खेत से खरपतवार निकालने का काम करें। झारखंड में धान के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। झारखंड के किसान उड़द की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। वहीं अरहर और ज्वार की बुवाई के लिए भी खेत तैयार कर लें। इसके अलावा झारखंड में मूंगफली की बुवाई करें। यहाँ के किसान मक्के की बुवाई भी कर सकते हैं। झारखंड में सोयाबीन बोने का उचित समय है। झारखंड के किसान लीची और आम की पौध लगा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ अमरूद की पौध भी लगा सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ और भूमि से जानते हैं कि किसान सम्मान निधि को लेकर क्या कुछ खास है। तो भूमि, आज क्या कुछ है आपके पिटारे में? नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। यह योजना हमारे देश के किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी, का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो 3 बराबर किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में जमा होती है, जिससे बिचौलियों की गड़बड़ी को रोका जा सकता है और किसानों को सीधे लाभ मिलता है। पहले यह योजना केवल उन किसानों के लिए थी जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि थी, लेकिन अब इसे सभी किसानों के लिए विस्तारित कर दिया गया है। योजना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होती है, जिससे किसान अपनी पंजीकरण और भुगतान स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। इस पारदर्शी प्रणाली से धोखाधड़ी को रोका जा सकता है। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए
और उनके भूमि रिकॉर्ड अद्यतित और आधार नंबर से जुड़े होने चाहिए। कुछ श्रेणियों के किसान इस योजना से बाहर हैं, जैसे संस्थागत भूमिधारक, संवैधानिक पदों पर आसीन सदस्य, सरकारी अधिकारी और आयकर दाता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे उन्हें बीज, खाद और उपकरणों की खरीद में मदद मिलती है और वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इस योजना ने किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद की है, जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अब हम 17वीं किश्त की बात करेंगे। इस किश्त के तहत 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया जा चुका है। इस किस्त से किसानों को और भी राहत मिलेगी और वे अपने खेती के कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं कि उपलब्ध कराई गई सभी जानकारियों से किसान भाई सही तरीके से लाभ उठाएंगे। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी या कोई भी सवाल आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshan@ddk@gmail.com। इसके अलावा आप कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है और सीधा आप DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंचकर कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन पर भी आप देख सकते हैं। आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।